हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और आज हमारी क्लास नंबर 11 है। इसमें हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हम रिमोट सेंसिंग को हम हिंदी में बोलेंगे सुदूर संवेदन या फिर दूर संवेदन। ये क्या होता है जो सुदूर संवेदन होता है? देखो, इसमें किसी इंफॉर्मेशन को बिना देखे या फिर बिना छुए और उस इंफॉर्मेशन का हम पता लगाते हैं। किसके द्वारा? रिमोट सेंसिंग के द्वारा। व्यक्ति का सीधा संबंध नहीं होता है सूचना प्राप्त करने के लिए। क्या है ये? हम कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको बिना देखे और बिना टच करे। कैसे भाई? ये एक इस तरह का एक क्या है, ये मशीन होती है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं भाई, ये कैमरे की तरह काम करेगा। जैसे हम न तो छुएं न देखें, मतलब मनुष्य जो होता है, ह्यूमन बींग होता है, उसका सीधा संबंध नहीं होता है सूचना प्राप्त करने में। कैसे? जो ये वाला हमारा ये सुदूर संवेदन तकनीक है, इसके द्वारा हम उस जो एरिया का पर्टिकुलर कोई भी एरिया है उसका फोटो लेंगे या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि व्यक्ति का सीधा संबंध नहीं है और इसको हम बिना देखे और बिना टच किए यूज़ करते हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। आगे देखिए, स्ट्रोलर मोदिया ने एक डेफिनेशन दी है रिमोट सेंसिंग की, वो पढ़ लेते हैं। अपने व्यापक अर्थ में दूर संवेदक प्रेक्षक को छूने, स्वाद चखने, सूंघने जैसी ज्ञानेंद्रियों के सीधे संपर्क के बिना किसी वस्तु के लक्षण को मापने की प्रक्रिया को ही सुदूर संवेदन कहा जाता है। बस ये भी यही कह रहा है कि मान लो कोई भी एक ऐसा एरिया है, कोई भी ऐसी वस्तु है, उसको न तो हम छुएं, न उसका स्वाद चखें, न सूंघें, यानी कि अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, हम उसका सीधा संपर्क किए बिना ही उस वस्तु के लक्षण को मापने की प्रक्रिया होती है, जो वही कहलाती है सुदूर संवेदन। किसने कहा ये कहा स्ट्रोलर महोदय ने। आगे देखिए, देखने व सूंघने की प्रक्रिया जो है ये ध्वनि व प्रकाश तरंगों पर निर्भर करती है। जो भी हम रिमोट सेंसिंग से जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी निकालते हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड है? ध्वनि और जो प्रकाश तरंगे हैं उनके ऊपर बेस है। नेक्स्ट देखिए, जो रिमोट सेंसिंग है इसमें सैटेलाइट से कैमरे द्वारा बहुत अधिक दूरी से फोटो ली जाती है। भाई, मैंने अभी अभी जो बिल्कुल पहली लाइन पढ़ी थी, इसमें यही था कि भाई जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें, जैसे सैटेलाइट है उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, फिर उसके अंदर हम कैमरा फिट करेंगे। यही तो है ये रिमोट सेंसिंग जो है। फिर उसके द्वारा जो वो कैमरा होगा ना, उससे हम बहुत दूरी से किसी भी पर्टिकुलर एरिया की किसी वस्तु की हम फोटो ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो ये रिमोट सेंसिंग है ये इसके चार प्रकार देखिए क्या क्या हैं ये। फर्स्ट है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का क्या काम है भाई? पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को मापता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, देख लेना कि पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कौन सा यंत्र मापता है, इस तरह से दे देंगे। या फिर जो रेडियोमीटर है ये क्या है? पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को मापता है कौन? रेडियोमीटर। दूसरा देखिए, ऑडियोमीटर। ऑडियो क्या होता है? ध्वनि से रिलेटेड है, तो जो ऑडियोमीटर है ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक होती है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले जितने भी चेंजमेंट हैं, जितने भी परिवर्तन हैं, उनको मापेगा मैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट है ग्रेविमीटर। जो ग्रेविमीटर होता है ये पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसमें होने वाले परिवर्तन जो है उनको मापता है। फिर से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इनको तो अच्छे से नोट कर लेना। रेडियोमीटर तो मापेगा पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ऑडियोमीटर मापेगा ध्वनि की तीव्रता, मैग्नेटोमीटर मापेगा जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन हैं उनको, और जो ग्रेविमीटर है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण में होने वाला जो परिवर्तन है उसको मापेगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है भाई? देखिए भाई, इसमें क्या है, इसको तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय जो ये स्पेक्ट्रम है इसको तरंग दैर्घ्य भी बोलते हैं। यह ऊर्जा तरंगों के रूप में होती है। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, ये ऊर्जा है ये तरंगों के रूप में होती है, और ये तरंगे जो हैं ये भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अब ये डायग्राम देखिए, फिर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो, जो ये हैं
जैसे हमारे समुद्र में लहरें चलती हैं इसी तरह ही ये तरंगे हैं, ठीक है। और जो इसका ये ऊपरी भाग जो है ये तो कहलाता है तरंग का श्रृंग, ठीक है। और जो ये नीचे वाला भाग है ये कहलाता है तरंग का गर्त। क्या है, जो भी ये लहरें हैं इसका जो ऊपरी भाग है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है तरंग का श्रृंग और नीचे वाला कहलाता है तरंग गर्त। फिर इसमें तरंग दैर्घ्य ये क्या होती है कि जो एक तरंग का ये श्रृंग या फिर एक तरंग की जो गर्त है, देखो यहाँ से ये एक सेकंड भाई, ये देखो ये तरंग से एक तरंग के श्रृंग से दूसरे तरंग श्रृंग तक की दूरी या फिर एक तरंग ग्रत से दूसरे तरंग ग्रत तक की जो दूरी है यही कहलाता है तरंग दैर्घ्य। आगे देखो यहाँ पे लिखा भी है दो तरंग श्रृंग या तरंग ग्रत के बीच की लंबाई जो है ये क्या है, ये है तरंग गर्त। ये देखो यहाँ पे श्रृंग है यहाँ पे श्रृंग है, इन दोनों के बीच की ये लंबाई होगी। यहाँ पे गर्त है यहाँ पे भी गर्त है, इन दोनों के बीच की ये लंबाई होगी। तो ये क्या कहलाएगी, तरंग गर्त कहलाएगी। जो ये तरंगे हैं ये प्रकाश की गति से चलती हैं, यानी कि प्रकाश एक सेकंड में जो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, तो ये तरंगे जो हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये भी इसी तरह से ही दूरी तय करती हैं, ठीक है। देखो आगे जो प्रकाश की गति है वो कितनी है, ये है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश हमारी अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए तरंग आवर्ती। आवर्ती मतलब आना, बार बार। देखो किसी स्थान से गुजरने वाली जो तरंगों की संख्या है, भाई देखो ये डायग्राम से दिखाती हूँ। मान लो ये एक पर्टिकुलर प्लेस है और यहाँ पे जितनी भी तरंगे बार बार आ रही हैं तो उन तरंगों की संख्या ही कहलाती है तरंग की आवर्ती। यानी कि किसी विशेष पर्टिकुलर स्थान से गुजरने वाली तरंगों की संख्या कहलाएगी तरंग आवर्ती। नेक्स्ट देखिए, जब तरंग दैर्घ्य है जो तरंगों के बीच की जो लंबाई होती है वही होती है तरंग दैर्घ्य। अभी मैंने बताया था, यानी कि दो, ये देखो ये जो श्रृंग हैं दो श्रृंगों के बीच की या फिर दो गर्त होंगे, उन गर्तों के बीच की जो दूरी होगी ये होगी तरंग दैर्घ्य। तो जब तरंग दैर्घ्य कम होगा तो जो तरंग आवर्ती है ना वो ज़्यादा होगी, और जब तरंग दैर्घ्य जो है वो अधिक होगा तो इनकी ये आवर्ती होगी वो कम होगी तरंगों की। देखो ये डायग्राम से देखो ये बिल्कुल पास पास लग रही है ना ये तरंगे, तो क्या है यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य है वो कम है और आवर्ती जो है इनकी संख्या देखो अधिक हो रही है ना, बिल्कुल पास पास है तो ये अधिक है इनकी संख्या। तो तरंग दैर्घ्य जो होगा इनका ये कम होगा, यानी कि इनके बीच की जो ये लंबाई है ना ये कम होगी। और जब जो ये तरंगे हैं ये दूर दूर होंगी, देखो यहाँ पे ये दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तरंग दैर्घ्य जो है ये अधिक है फ्रेंड्स। आगे देखिए ये एक इसका डायग्राम है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, ये देख लीजिए आप, इसको बना लेना अच्छे से। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब। दृश्य स्पेक्ट्रम में जो किरणें हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉम तक जाती हैं। कितनी जाती हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम तक जाती हैं। और हमारी जो आंखें हैं वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक ही देख पाती हैं। भाई क्या है, दृश्य स्पेक्ट्रम में जो किरणें हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉम तक जाती हैं और हमारी आंखें हैं वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक देख पाती हैं। अभी हमने जो ऊपर ये चित्र देखा था उसमें 0.4 जो है वो दृश्य स्पेक्ट्रम है और वो किसके बराबर है, 0.4 वो है 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। एक बार डायग्राम देख लो, एक सेकंड देखो यहाँ पे है ये 0.4, ये है 0.4, ये कितने बराबर है, 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है ये 0.4, ठीक है। और हमारी जो आंखें हैं वो कहाँ से कहाँ तक देख सकती हैं, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक देख सकती हैं। अब देखो ये दृश्यता को एंगस्ट्रॉम और माइक्रोम में हम मापते हैं। क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जो दृश्यता है उसको हम या तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं या माइक्रोम में मापते हैं। और जो 1 माइक्रोन होता है वो 10,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। किसके बराबर, 1 माइक्रोन बराबर है 10,000 एंगस्ट्रॉम। हमने ऊपर वो 0.4 देखा था ना, तो वो कैसे होगा भाई, देखो जो 4000 जो ये है इसको हमने 10,000 से डिवाइड किया तो क्या आया, 0.4 आया था। आगे देखिए जो रिमोट सेंसिंग है उसमें जो गामा किरणें हैं उनका क्या महत्व है भाई। देखो पहला नंबर है यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम,
इन सब की खोज करने में जो गामा किरणें हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या है? यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, और इन सब की खोज करने में जो गामा किरणें हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर है जो भूवैज्ञानिक हैं वो मैप बनाने में भी किसकी हेल्प लेते हैं? ये गामा किरणें हैं, इनकी हेल्प लेते हैं। आगे देखिए, पैराबैंगनी किरणों का रिमोट सेंसिंग में क्या महत्व है? ये देखो भाई, देखो वायुमंडल में 10% पैराबैंगनी किरणें पहुंच जाती हैं। कितनी पहुंच जाती हैं वायुमंडल में? 10% पैराबैंगनी किरणें पहुंच जाती हैं। फिर जो वायुमंडल है वो उनका परावर्तन कर देता है। वायुमंडल में पैराबैंगनी किरणें आएंगी 10%, फिर वायुमंडल उसका परावर्तन कर देगा, और जो ये परावर्तित हुई है ना पैराबैंगनी किरणें, इनका यूज करके हम जो रिमोट सेंसिंग है उसके द्वारा अपना ये क्या है, अलग अलग एरिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पता कर लेते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये है क्लोराइड, ग्रेनाइट, इनके बारे में जो अध्ययन होता है वो भी इसी से ही होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति में इन किरणों को अवशोषित कर इन किरणों को फैला दिया जाता है। जो हमारी वनस्पति होती है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करेंगे, जो ये किरणें होती हैं पैराबैंगनी किरणें, इनको पहले अवशोषित कर देंगे, फिर इनका प्रकीर्णन कर देंगे, यानी कि फैला देंगे। इसको कहेंगे स्कैटर्ड। तो ये इम्पोर्टेंट है ये वाली टर्म कि स्कैटर्ड क्या होता है, जब वनस्पति जो है वो पहले तो पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर ले और उसके बाद उनको फैला दे, तो यही कहलाता है स्कैटर्ड। नेक्स्ट देखिए, मोटे कणों की मिट्टी में ये किरणें गहराई तक पहुंच जाती हैं। देखो भाई, मोटे कणों में जो है ये मिट्टी की गहराई तक जो ये किरणें हैं ये जाएंगी, पैराबैंगनी किरणें। फिर क्या है, हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा उस मिट्टी का अध्ययन करके फिर पता लगा सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है कि भाई जो वायुमंडल में 10% पैराबैंगनी किरणें आएंगी, फिर उसका वायुमंडल परावर्तन कर देगा। फिर उसके बाद ये जो रिमोट सेंसिंग है उसके द्वारा इन किरणों का यूज़ किया जाता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लोराइड और जो ग्रेनाइट आदि का अध्ययन करते हैं वो भी हम इनके द्वारा ही इम्पोर्टेंट रूप से हम कर पाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा, वनस्पति जो है वो पैराबैंगनी किरणों का क्या कर देती है, पहले अवशोषण करेगी, फिर उसका प्रकीर्णन करेगी, और ये प्रकीर्णन करना क्या कहलाएगा, स्कैटर्ड कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा, मोटे कणों की जो मिट्टी होती है उनमें ये जो पैराबैंगनी किरणें हैं ये गहराई तक पहुंच जाती हैं, और इसका अध्ययन फिर किस में किया जाता है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, रिमोट सेंसिंग में यूज़ होने वाला कैमरा व सेंसर जो है उसका यूज़ कर पाना केवल दृश्य स्पेक्ट्रम की 0.4 से 0.7 वाले भाग के कारण ही है, नहीं तो ये काम नहीं कर पाता। हमने अभी अभी पढ़ा था ना कि जो हमारी दृश्यता होती है वो कितनी होती है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रोम तक। फिर हमने पढ़ा था जो 0.4 था, जो डायग्राम में था वो दृश्यता है भाई, दृश्य स्पेक्ट्रम है जो चित्र में दिखाया था 0.4। तो फिर हमने अब यहाँ क्या पढ़ा है, जो रिमोट सेंसिंग में यूज़ होने वाला जो कैमरा होगा या फिर जो सेंसर लगेंगे उसका यूज़ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो दृश्य स्पेक्ट्रम के कारण हो रहा है, जो कि 0.4 से 0.7 तक है। क्यों? क्योंकि हम ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रोम तक ही देख पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, अवरक्त खंड -173 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर होता है वहाँ तक जीव, वनस्पति, ये सभी क्या करते हैं, अवरक्त किरणें छोड़ते हैं। और जंगल में लगी जो आग है उसका पता हम कैसे लगाते हैं, जो ये अवरक्त किरणें होती है ना इनसे ही पता लगाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो जंगल में अधिक से अधिक वनस्पति और जीव पाए जाते हैं और वहाँ से वो क्या करते हैं, ये अवरक्त किरणें छोड़ते हैं, और उससे ही हम पता लगा सकते हैं कि भाई जंगल में आग लगी है। ठीक है, आगे देखिए, पौधों के स्वास्थ्य, किस्म, मिट्टी की जानकारी किसके द्वारा, ये भी अवरक्त किरणों के माध्यम से ही हमें लगती है। क्या? पौधों के स्वास्थ्य के बारे में, पौधों की किस्मों के बारे में, और जो मिट्टी है उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करते हैं वो भी अवरक्त किरणों के माध्यम से ही की जाती है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के अंदर चट्टान, खनिज तेल, ज्वालामुखी उद्गार, इन सब की जो जानकारी होती है वो भी अवरक्त किरणों के कारण ही हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइक्रोवेव। इस कटिबद्ध में रडार एक्टिव रहता है। कहाँ पे? जो माइक्रोवेव, इस कटिबद्ध में जो रडार है वो एक्टिव रहता है, और जो तरंग दैर्घ्य है वो 0.1
सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच होती है। कितनी ये तरंग दैर्घ्य है? 0.1 से और 1 सेंटीमीटर के बीच होती है जो तरंग दैर्घ्य होती है वो। और रडार अपनी क्षमता से काम करता है किसी भी प्रकार का पोल्यूशन यानी कि जो धूल मिट्टी वगैरह है उसके कण उड़ रहे हैं वायुमंडल में या फिर बादल वगैरह, ये रडार को नहीं रोक पाते हैं। बेशक से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें धूल मिट्टी हो या फिर बादल छाए हो, तो रडार जो है उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। यह बाह्य ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, किसी भी समय ये काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई रडार का। देखो जो रडार होता है उसकी क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, जो कि धूल मिट्टी वगैरह बादल छाए रहते हैं जो इन्वायरमेंट में, वो उसको नहीं रोक पाएंगे और किसी भी समय हम उससे काम कर सकते हैं। आगे देखिए 1940 से प्लेन पोजीशन इंडिकेटर, क्या है? प्लेन पोजीशन इंडिकेटर PPI, ये जो है इसको PPI दे देंगे, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना कि भाई 1940 में PPI रडार बनाया गया जिसका एक एंटीना घूर्णन करता था। मतलब इसके ऊपर एक एंटीना था, वो घूमता रहता था, 360 डिग्री की सूचना लेता था, ये मौसम संबंधी जानकारी देता था। फिर से देखो भाई 1940 में ना प्लेन पोजीशन इंडिकेटर रडार बनाया गया। कौन सा रडार? प्लेन पोजीशन इंडिकेटर। इसके ऊपर एक एंटीना था जो कि 360 डिग्री इस तरह से घूर्णन करता रहता था और 360 डिग्री की जो सूचनाएं थी उनके संबंधित सारी की सारी जानकारी इकट्ठी कर लेता था। और ये किससे रिलेटेड था? मौसम संबंधी जानकारी इकट्ठी करता था। ठीक है, आगे देखिए रिमोट सेंसिंग में 2 प्रकार की प्रणाली होती है। पहली है भाई अक्रिय या फिर निष्क्रिय प्रणाली, यानी कि डीएक्टिव। क्या है? निष्क्रिय प्रणाली। इसमें नेचुरल एनर्जी का यूज होता है जो किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित ऊर्जा को यूज करती है। क्या है? जो निष्क्रिय प्रणाली होती है ना, इसमें नेचुरल एनर्जी का यूज होता है जो किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित की गई ऊर्जा का यूज करती है, और विकिरित ऊर्जा का भी इसमें यूज किया जाता है। किसमें? निष्क्रिय प्रणाली में। आगे देखिए एग्जाम्पल है निष्क्रिय प्रणाली का, कैमरा के द्वारा ली गई फोटो जो है वो निष्क्रिय प्रणाली का उदाहरण है। इसमें क्या है भाई? रिफ्लेक्टेड एनर्जी का यूज होता है। क्या है? रिफ्लेक्टेड एनर्जी का यूज किया जाता है जब हम फोटो उतारते हैं। नेक्स्ट है भाई दूसरी सक्रिय या फिर एक्टिव प्रणाली। जो सक्रिय प्रणाली होती है इसमें क्या है? मानव द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा होती है वो यूज होती है। उसमें पहले वाली में क्या था? उसमें जो वो नेचुरल से रिलेटेड थी ना, जो ये डीएक्टिव थी, इसमें जो नेचुरल एनर्जी होती है उसका यूज किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है? मानव द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा है उसका यूज किया जाता है सक्रिय प्रणाली में। जब हमारी एक स्रोत की एनर्जी परावर्तित होकर दूसरे स्रोत तक जाती है तो उसे संसूचक के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए जो रडार है वो इसका एग्जाम्पल है, जो विद्युत स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव वाले भाग में यूज होता है। रडार जो है ये विद्युत स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव वाला जो पार्ट है उसमें यूज होता है। एक इसको फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं रडार को। देखो RA किसको डिनोट करेगा? रेडियो को, D डिटेक्शन को, A&R रेविंग, ये बन गया हमारा पूरा रडार। ठीक है, तो फिर से देखिए ये अक्रिय या फिर निष्क्रिय थी, इसमें नेचुरल एनर्जी यूज हुई थी जो किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित ऊर्जा का यूज करती है। और इसका एग्जाम्पल है कैमरा। जब हम कैमरा से फोटो लेते हैं तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी यूज होती है। फिर जो सक्रिय प्रणाली है, सक्रिय प्रणाली में मानव के द्वारा जो ऊर्जा यूज उत्पादित होती है उसी का यूज होता है। जब हमारी एक स्रोत की एनर्जी दूसरे स्रोत तक जाती है परावर्तित होके तो उसे संसूचक के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है रडार। फिर आगे है वायुमंडल में रडार का उपयोग। एक ये है वायुमंडल में जो सूचनाएं होती हैं, वायुमंडलीय सूचनाएं, उनको एकत्रित करने के लिए रडार का यूज किया जाता है भाई। आगे देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जहां वायुमंडल का दुर्बलीकरण होता है वह भाग वायुमंडल की खिड़की कहलाता है। क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जहां वायुमंडल का दुर्बलीकरण होता है वह भाग वायुमंडल की खिड़की कहलाता है। ये भाग जो है ये रिमोट सेंसिंग के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। ठीक है, आगे है देखो फुल फॉर्म देखो SLAR की, साइड लुकिंग एरिडोर रडार। क्या है? साइड लुकिंग एरिडोर रडार। फोटो जैसी आकृति
जो है सही लेने के लिए बनाया गया था। ये साइड लुकिंग जो एरिडोर रडार है, ये SLAR, इसका यूज़ क्या किया था, फोटो जैसी आकृति से सही से लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। वायुयान में इसको लगाया जाता था और इसके ऊपर एक एंटीना होता था जिसकी हेल्प से दोनों तरफ से इजीली देखा जा सकता था। देखो नाम से पता चल रहा है ना, साइड, मान लो कोई एक चीज़ है उसके साइड में देखना, ठीक है, तो साइड की जो फोटो है उसको लिया जाता था और इसके ऊपर एक एंटीना लगाया जाता था जो कि ये फोटो लेने के लिए हेल्प करता था। क्या है ये, SLAR, SLAR, साइड लुकिंग एरिडोर रडार। आगे देखिए, भूमि के अलग अलग भाग अलग अलग तरंगदैर्घ्यों को परावर्तित करते हैं। देखिए भाई कैसे, कौन सा भाग किसको परावर्तित करेगा। देखो, साफ व धुंधला जल, यानी कि साफ और जो धुंधला जल होता है वो किस प्रकार से करता है, भूमि के अलग अलग भाग जो हैं वो अलग अलग तरंगदैर्घ्यों को परावर्तित करते हैं। तो इसमें जो साफ जल होगा वो कैसे करेगा, धुंधला जल है वो कैसे करेगा। देखो, 1 माइक्रोमीटर से कम दैर्घ्य वाली ऊर्जा का रिफ्लेक्शन करता है जो साफ और धुंधला जल होता है, ठीक है। फिर आगे है वनस्पति। जो वनस्पति है वो मध्यम तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन करती है। नेक्स्ट है हल्के रंग की मिट्टी गहरे रंग की अपेक्षा अधिक तरंगदैर्घ्य का परावर्तन करती है। भाई ये जो है ना, ये आते हैं एग्जाम में कि भाई साफ जल है वो कैसे करता है परावर्तन, वनस्पति है वो कैसे करती है। नेक्स्ट देखिए, ताज़ा बर्फ 1.2 माइक्रोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों का 80% भाग जो है वो परावर्तित कर देती है। इसलिए लंबी तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों की कमी हो जाती है। फिर से देख लीजिए भाई, जो साफ जल है, धुंधला जल है, जो ये कैसे कैसे करेंगे तरंगदैर्घ्य को परावर्तित, 1 माइक्रोमीटर से कम दैर्घ्य वाली ऊर्जा का रिफ्लेक्शन करता है जल। फिर है वनस्पति। वनस्पति क्या है भाई, मध्य तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों का परावर्तन करती हैं। फिर है हल्के रंग की मिट्टी और गहरे रंग की अपेक्षा अधिक तरंगदैर्घ्य का परावर्तन करती है, यानी कि जो हल्के रंग की मिट्टी होगी ना वो अधिक तरंगदैर्घ्य को परावर्तित करेगी। नेक्स्ट देखिए, ताज़ा बर्फ 1.2 माइक्रोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों का 80% भाग परावर्तित कर दिया जाता है। किसके द्वारा है, ये बर्फ के द्वारा है। इसलिए लंबी तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों की कमी हो जाती है। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने पढ़ा जो सुदूर संवेदन होता है वो क्या होता है, इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी वस्तु को बिना देखे बिना छुए जो मनुष्य का सीधा संपर्क नहीं होता है तब उसके बारे में हम सूचना इकट्ठी करते हैं। फिर एक डेफिनेशन है स्ट्रॉलर महोदय की, उन्होंने क्या बताया, अपने व्यापक अर्थ में दूर संवेदक प्रेक्षक को छूने, स्वाद, चखने, सूंघने जैसी ज्ञानेंद्रियों के सीधे संपर्क के बिना किसी वस्तु के लक्षण को मापने की प्रक्रिया को दूर संवेदन कहते हैं। एज इट इज लिखी आती है डेफिनेशन और पूछा जाता है किस वैज्ञानिक ने दी है। आगे फिर हमने पढ़े 4 टाइप्स रिमोट सेंसिंग के, जिसमें हमने पढ़ा रेडियोमीटर होता है पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मापने के लिए, ऑडियोमीटर ध्वनि की तरंगों को तीव्रता को मापने के लिए, मैग्नेटोमीटर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली परिवर्तन को मापने के लिए, ग्रेविमीटर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए। फिर पढ़ा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये जो है ये तरंगदैर्घ्य भी कहलाता है और इसमें जो तरंगें होती हैं यह ऊर्जा तरंगों के रूप में होता है। इसमें तरंग जो है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर जो तरंग आवृत्ति होती है वो किसी स्थान से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा भाई विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ये डायग्राम देखा था हमने, यहाँ पे ये माइक्रोन में लिखी हुई है ये सारी की सारी डिजिट्स। फिर हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम में जो किरणें हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉम तक जाती हैं और क्या है इसके कारण ही हम देख पाते हैं। हमारी आंखें कितने से कितने एंगस्ट्रॉम तक देखती हैं, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक देख सकती हैं। और हमने जो डायग्राम देखा था उसमें 0.4 दृश्यता है वो किसके बराबर है, 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। जो हमारा ये 0.4 लिखा हुआ था ना ये इसमें डायग्राम में ये। फिर हमने इसके बाद पढ़ा जो गामा किरणें हैं उसका महत्व ये है कि भाई ये भूवैज्ञानिक जो हैं वो मैप बनाते हैं उसमें यूज़ होती हैं और ये यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम की खोज करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर हमने पढ़ा पैराबैंगनी किरणों का जो रिमोट सेंसिंग में महत्व है वो। इसके बाद हमने पढ़ा भाई
अवरक्त खंड जो है उसके बारे में। फिर हमने पढ़ा माइक्रोवेव के बारे में। फिर हमने एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि भाई 1940 से जो प्लेन पोजीशन इंडिकेटर रडार है वो बनाया गया था, जिसका एक ऊपर एंटीना घूमता था और 360 डिग्री की जो सूचना है वो प्राप्त करता था। जो ये पीपीआई है ये मौसम संबंधी जानकारी देता था। फिर हमने देखा कि जो रिमोट सेंसिंग की प्रणालियां हैं वो दो तरह की हैं, एक्टिव और डीएक्टिव। जो डीएक्टिव हैं इसमें नेचुरल एनर्जी का यूज होता है जो किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित होती है, और जो कैमरा है वो इसका एग्जाम्पल है। जो एक्टिव प्रणाली है उसमें मानव द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा है उसका यूज किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है रडार। फिर ये रडार की आप फुल फॉर्म भी देख लेना भाई। फिर इसके बाद क्या पढ़ा हमने, रडार का उपयोग जो है वो वायुमंडलीय सूचनाएं एकत्रित करने में किया जाता है। फिर हमने SLAR की जो फुल फॉर्म है साइड लुकिंग एरिडोर रडार ये पढ़ी। और जो ये स्लार जो होता है ये क्या होता है, फोटो जैसी आकृति सही से लेने के लिए इसको बनाया गया, और भाई वायुयान के ऊपर इसको लगाया जाता है, और इसके भी ऊपर एक एंटीना होता है जिसकी हेल्प से दो तरफ की जो फोटो है वो ईजिली ली जाती है। फिर पढ़ा हमने भूमि के अलग अलग भाग पर अलग अलग जो तरंगदैर्घ्य हैं उनका जो परावर्तन होता है वो, जैसे भाई साफ और धुंधला जल जो है वो 1 माइक्रोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य वाली ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देता है। वनस्पति मध्यम जो तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे हैं उनका परावर्तन कर देती है। फिर हल्के रंग की मिट्टी जो है वो गहरे रंग की अपेक्षा अधिक तरंगदैर्घ्य का परावर्तन करती है। फिर हमने पढ़ा ताज़ा बर्फ जो है वो 1.2 माइक्रोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों का 80% भाग जो है वो परावर्तित कर देती है। ये हमने पढ़ा है रिमोट सेंसिंग का पार्ट 1। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए एक पार्ट हम कल पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।